हेलो एवरीवन, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ पंडित पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को मैथ्स के ऑब्जेक्टिव जो होता है उसका सेट वन कराने वाले हैं। और ये जो होगा मेनली होगा बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं। आज ये फर्स्ट सेट है, इसी प्रकार आप लोगों का एग्ज़ाम तक है जो कि 20 सेट्स प्रोवाइड किया जाएगा और इसका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पर मिल जाएगा। और इन 20 सेट्स ये जो 20 सेट्स जो भी कर लेंगे, ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट कर लेंगे वो एग्ज़ाम हॉल में सबसे फास्ट कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव का अगर पोर्शन फास्ट कर लीजिएगा ना तो सब्जेक्टिव में आप लोग को टाइम मिल जाएगा और बढ़िया तरीके से बना पाइएगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बस कंटिन्यू बने रहिए और पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, उसकी परिमिति क्या होता है? परिमिति क्या होता है? परिमाप है ना। अर्धवृत्त क्या होता है? देखिए जैसे कि ये अर्ध ये अर्धवृत्त हो गया है ना, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 3r। तो ये जो यहाँ से यहाँ की लंबाई है, ये जो लंबाई दिया हुआ है 3r दिया हुआ है, इसकी परिमिति बोला है। परिमिति क्या होता है? इसका क्षेत्र, ये जो हमारा परिमाप दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, इसका बाउंड्री का लेंथ। तो ये लेंथ निकालना है। तो ये लेंथ कैसे निकलता है? ये क्या हो जाएगा, जो 2πr होगा इसका हाफ हो जाएगा और प्लस में क्या लिखेंगे 2r। और 2r को क्या लिखते हैं? डायमीटर है ना। ये 2 से 2 कैंसिल होगा। r कितना हमारा दिया हुआ है? 3r है ना। रेडियस का वैल्यू 3r है तो 3r पाई लिखेंगे प्लस d। r दिया हुआ अगर 3r तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 6r। जैसे कि ये भी 3r दिया हुआ है तो यहाँ भी 3r होगा ना, तो ये हो जाएगा डायमीटर हमारा कितना? 6r। और ये कहाँ पर है? देखिए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया हुआ है द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसका मूल्य क्या क्या होंगे, ठीक है ना। देखो तो कैसे कीजिएगा। ए स्क्वायर पी स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है ना। अब देखिए ए स्क्वायर रहने देते हैं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अगर इधर माइनस इधर आके क्या होगा, आर एच एस में प्लस में हो जाएगा ना, तो क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई क्या, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हमारा है? ए स्क्वायर और पी स्क्वायर के ले लेंगे। अब देखिए ये अगर इधर एल एच एस में एक्स है जो हमारा रूट में ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर अगर आर एच एस में जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो एक्स बराबर लिखेंगे रूट अंडर क्यू स्क्वायर बाई क्या, ए स्क्वायर और इंटू पी स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट से बाहर, ये रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो क्यू बाई क्या हो जाएगा? पी और क्या, पी और ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर? डी नंबर। समझ में आ रहा है ना? देखिए अब देखिए 2 पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट का है, निर्देशांक का है, ज्यामिति जो होता है उसका। बीच का दूरी का क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस का क्या होता है फॉर्मूला? पता है आप लोग को? जल्दी से रिकॉल कीजिए। जैसे कि 2 पॉइंट दिया हो रहेगा, x1 y1 और x2 y2, इसका बीच का डिस्टेंस बोलेगा ना तो d बराबर होता है फॉर्मूला रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही सेम फार्मूला लगाएंगे, d बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2, ए कॉस थीटा को 0 से घटाएंगे तो क्या बचेगा? ए कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे? ये देखिए y2 माइनस y1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर लेंगे ब्रैकेट में, रूट अंडर ये ए कॉस स्क्वायर, ये ए कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, ये ए साइन स्क्वायर थीटा इसका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा कॉमन, अंदर ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में क्या तीन आइडेंटिटीज था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेकेंड क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और थर्ड क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तीन फार्मूला होता है, ठीक है। ये किसका, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, रूट अंडर ए स्क्वायर। तो रूट अंडर ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक यहाँ है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पहले पॉज कीजिएगा और खुद से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक करके पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद वीडियो का जो सॉल्यूशन है वो देखिएगा। देखिए क्या बोला है, क्लास इंटरवल निकालने के लिए। क्लास इंटरवल कैसे निकलता है, उसका बीच का जो डिफरेंस होता है वही ना, जैसे कि दिया हुआ है हमारा क्लास इंटरवल 15 माइनस 25 दिया हुआ है ना। तो देखिए इसका क्लास इंटरवल निकलता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग की लंबाई पूछा है, तो वर्ग की लंबाई क्या हो जाएगा, वर्ग की लंबाई का फॉर्मूला याद है, क्या होता है कि वर्ग की लंबाई का फॉर्मूला होता है वर्ग की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा अपर लिमिट दिया हुआ रहता है, अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, ये होता है। अपर लिमिट क्या दिया हुआ है, कोई भी एक ले लो रेंज, या 2/5 2 से 5 तक लिया हुआ है, तो अपर लिमिट 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी, बी जो हमारा ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। देखिए क्या पूछा है, ए का मान निकालना है, जिसके लिए क्या हल कितना होना चाहिए, अनगिनत होना चाहिए। अब इन्फिनाइट सॉल्यूशन पूछा है ना। देखिए सॉल्यूशन कितना प्रकार का होता है, कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है ना। एक क्या होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, यूनिक, और क्या होता है नो सॉल्यूशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इन्फिनाइट को क्या कहते हैं, अनगिनत, और इसको क्या कहते हैं यूनिक को अद्वितीय, और नो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं कोई हल नहीं। देखिए इन्फिनाइट में क्या होता है, इन्फिनाइट में क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू क्या होता है c1/c2, ये तीनों का तीनों क्या होता है इक्वल होता है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या होता है कि इन्फिनाइट में तीनों का तीनों क्या होगा वैल्यू बराबर हो जाएगा, तीनों का तीनों जो रेशियो होगा ए बी सी का तीनों का रेशियो क्या होगा इक्वल टू होगा। और यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जो क्या होगा जो कि ए और बी होगा इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a2 और जो b2 ये a1 है ए और b है, ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा बराबर होगा, बट सी का रेशियो बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोला है इन्फिनाइट सॉल्यूशन, देखिए तो ले लीजिए क्या इक्वेशन दिया हुआ 10x प्लस 5y और दिया हुआ इज इक्वल टू a-5, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 10x प्लस 5y, ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो a-5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है 10x प्लस 10y माइनस a बराबर 0। अब देखिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन बोला है, ठीक है। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन बराबर क्या होता है a1/a2, a1 लो 10/20 इज इक्वल टू क्या होगा b1/b2, 5y क्या 10 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे c1/c2, c1 क्या a-5 माइनस के साथ जो हमारा सैम्बल दिया हुआ रहेगा उसके साथ लेना है, और नीचे क्या है माइनस ए से कैंसिल आउट होगा। अब देखिए इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इसके बराबर रख सकते हैं,
जैसे इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, होगा ना। यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए माइनस 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर क्या लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस 10, तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10 वैल्यू, ए बराबर क्या 10 वैल्यू। तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा आंसर होगा, जो हमारा सी है, ठीक है। देख रहे सॉल्यूशन भी, ठीक है। एक क्वेश्चन था उसका तीनों का जो 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। जो नंबर ये सॉल्यूशन जो इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछेगा किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, तो ये 3 सॉल्यूशन बनता है, एक इन्फिनाइट अनगिनत, और दूसरा है यूनिक अद्वितीय, और थर्ड क्या बनता है, नो सॉल्यूशन, मतलब कि कोई हल नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या बोला, समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसका अनगिनत हल पूछा है, सेम क्वेश्चन है, तो इसको कर रखिए। क्या लिखेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2। ये किसके लिए होता है हमारा, जो हमारा इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है उसके लिए होता है। a1 क्या है, x का वैल्यू, x का कोफिशिएंट वैल्यू क्या है 1, a2 क्या होगा, जो x का वैल्यू क्या है 5 है वो, इज इक्वल टू b1 क्या है हमारा, b1 2, ये 5 है, ठीक है, 2 है। और b2 का वैल्यू क्या है हमारा, तो k दिया हुआ है, c1 क्या है 3 और c2 क्या है 15। चलिए यहाँ से कोई भी वैल्यू उठा ले, इसको अगर लेते हैं तो k बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10 वैल्यू, कोई भी वैल्यू उठाइएगा तो सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे इसको देखते हैं तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो क्या आएगा, 15 गुने 2 इज इक्वल टू 3 इंटू के, 3 से कटेगा 15, 5 टाइम्स में तो k बराबर 10, ठीक है। देख रहे हैं कहीं इसमें वैल्यू उठाइए, आंसर क्या आएगा हमारा बी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए सेम उसी टाइप पर जैसे कि बताए थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉरी देखिए, देखिए क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बताना है ना, सॉल्यूशन ऑफ द, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बताए थे कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहले क्या बताए थे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं अनगिनत हल, अनगिनत हल। दूसरा होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, अद्वितीय हल। और थर्ड होता है हमारा नो सॉल्यूशन, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको कोई हल नहीं। अब देखिए तीनों इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, जैसे इन्फिनाइट सॉल्यूशन बोलेगा तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन में हमारा होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब ए बी और सी तीनों का तीनों जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा आपस में। और यूनिक सॉल्यूशन में होगा हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू होगा c1/c2। और नो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारा, जो a1/a2 है इज इक्वल टू होगा b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये होगा। देखिए अब बोला है इन्फिनाइट हल, अब बोला है कि कितना पॉइंट पर काटेगा, जैसे ही अनगिनत अगर आ जाएगा तो मतलब बहुत सारे पॉइंट पर काटेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारा पॉइंट पर काटेगा। तो इसका लाइन क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, ओवरलैप लाइन जाएगा, ठीक है, ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग लाइन होगा, एक दूसरा के ऊपर क्या जाएगा, दोनों लाइन ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा तो देखिए हर पॉइंट पर कटेगा, हर पॉइंट पर कटेगा, इसीलिए इसका क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा।
अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन में होगा जो कि एक पॉइंट पर कटेगा, एक पॉइंट पर कटेगा। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पर कट रहा है, इसीलिए क्या होगा, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, मतलब कि क्या होगा, एक बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्ट को हिंदी में। और ये क्या होगा हमारा नो सॉल्यूशन, मतलब क्या, देखिए जब तक कट नहीं करे जब तक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कोई भी अगर दो इक्वेशन दिया हो रहेगा, जब तक नहीं कट करेगा जब तक सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। तो ये जो नो सॉल्यूशन का केस होता है, इसमें क्या होता है, दोनों का दो लाइन क्या होता है, आपस में पैरेलल चला जाता है। इसीलिए देखिए कहीं पर कट नहीं करेगा, देखिए कहीं पर कट कर रहा है नहीं ना, इसीलिए क्या इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन। इसके लिए ये क्या कैसा लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा। देखिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कितने अगर ये ग्राफ दिया हो रहेगा, ऐसे दिया हो रहेगा, ठीक है ना, और एक ऐसे दिया हो रहेगा, ठीक है, ग्राफ बना दिया हो। अब बोलेगा इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो नंबर देखिएगा पॉइंट कितना पॉइंट पर कट रहा है, एक और दो पॉइंट पर कट रहा है, इसीलिए ये जो हमारा फिगर होगा इसका कितना सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होगा। जितना पॉइंट पर कट करेगा उतना सॉल्यूशन बनेगा। तो क्या बोला क्वेश्चन में, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, एक बिंदु पर, एक बिंदु कहाँ बताए थे, इंटरसेक्टेड वन पॉइंट, मतलब क्या, अद्वितीय हल। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दिया हुआ है समुच्चय का हल, देखिए वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस टू इंटू क्या दिया हुआ है, थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू जीरो, ठीक है। ऐसा दिया हो रहेगा तो ऐसा कीजिएगा कि एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो लिखिएगा, और दूसरा क्या लिखिएगा, थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2, देखिए -2 हो गया। और यहाँ पर से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस में इधर आके क्या होगा, प्लस में होगा, तो 1/3। देखिए ये दोनों वैल्यू कहाँ है, -2 1/3, ऑप्शन बी। अब देखिए इसके मूल्य क्या हो गया, मूल फर्स्ट क्वेश्चन था ना, सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप का, जैसे कि एक्स स्क्वायर -5 बराबर 0 दिया हुआ है ना, माइनस प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में प्लस लेंगे। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, √5। और ये कौन सा नंबर हमारा है, एक अपरिमेय नंबर ना है, अपरिमेय संख्या है ये। तो देखिए 12 क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, नेचर ऑफ रूट क्या होता है। तो देखिए नेचर ऑफ रूट, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति कैसी होगी, तो देखिए नेचर ऑफ रूट क्या बात करते हैं, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डी बराबर होता है b² - 4ac होता है, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो देखिए नेचर ऑफ रूट होता है, जो रूट का नेचर होता है तो तीन प्रकार का होता है। क्या होता है, पहला कि डी होगा जो जीरो से बड़ा होगा, डी होगा जो कि जीरो से छोटा होगा, या फिर डी होगा जो जीरो के बराबर होगा। अगर डी है जो जीरो से बड़ा होगा तो ये जो डी का वैल्यू होगा ये पॉजिटिव में आएगा, और अगर डी है जो जीरो से छोटा रहेगा तो डी का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में आएगा। और डी तो यहाँ पर जीरो के बराबर ही है, ठीक है। तो देखिए अगर डी है जो जीरो से बड़ा है और पॉजिटिव है, तो क्या लिखेगा, मूल की नेचर ऑफ रूट क्या लिखेगा, पहला क्या लिखेगा कि रियल रहेगा, रियल एंड अनइक्वल, इसको हिंदी में बोलेंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान लिखेंगे। अगर डी है जो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, डी है जो जीरो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब कि निगेटिव में रहेगा, तो क्या होगा, अनरियल होगा एंड अनइक्वल। अनरियल एंड अनइक्वल मतलब इसको बोल सकते हैं काल्पनिक। अगर डी है जो जीरो के बराबर होगा तो रियल होगा एंड
इक्वल होगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, वास्तविक होगा और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को? तो क्या बोला, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, समीकरण मूल बराबर हो तो, मूल बराबर मतलब क्या कि डी बराबर क्या होगा, जीरो। डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। तो ये क्या लिखेगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, ये माइनस में इधर आके RHS पे क्या होगा, प्लस में, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला है, मूल होंगे, मूल होंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस, ये बी स्क्वायर है, क्या बोला है, बी स्क्वायर लेस देन 4ac। अगर ये इधर प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, -4ac, बी स्क्वायर -4ac। और बी स्क्वायर -4ac क्या बोलते हैं, डी। और देखिए डी है जो जीरो से छोटा है, तो ये क्या आएगा हमारा, निगेटिव में आएगा। और निगेटिव में आएगा मतलब क्या, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, नॉट रियल। ठीक है, मतलब क्या, अनरियल है, या फिर क्या बोल सकते हैं, नॉट रियल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब एपी का आ गया। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी में देखिए जैसे कि दिया हो रहेगा A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN। ये एक एपी में सीरीज है। एपी में सीरीज कोई भी सीरीज है जो एपी में, वो कैसे पहचानेंगे, जब वो क्या होगा हमारा, डी होगा जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। जब A2 माइनस 7 करेंगे, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो अगला माइनस पिछला और अगला माइनस पिछला, अगर ये बराबर हो गया तो क्या होगा, हमारा एपी में है। या फिर क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस 7, या फिर और A3 माइनस क्या, A2। ठीक है, A2 माइनस A1, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। अगर इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो अगर बराबर होगा तो क्या होगा, वो हमारा जो सीरीज होगा वो एपी में हम कह सकते हैं। टीएन का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी होगा, डी होगा जो कॉमन डिफरेंस होगा, ए होगा जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, और टी एन है, एन है जो नंबर ऑफ द टर्म बोलेगा, नंबर ऑफ द टर्म, ये बोल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा टी एन का फॉर्मूला। अब एस एन क्या क्या होता है, एस एन बराबर लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो हो जाएगा हमारा एस एन का फॉर्मूला, मतलब कि सम ऑफ दी सीरीज जो दिया रहेगा उसका। देखिए जो हमारा थर्ड टर्म, ये तीसरा टर्म निकालना है, T30 निकालना है, मतलब क्या, T30। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस, देखिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, ऐसा कीजिए, चिल्ला एकदम लगो है ना, माथा खराब लगो घर में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें बोल निकालना है हमको क्या, तीसरा टर्म, मतलब कि T30 निकालना। देखिए टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन का जो फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टी एन निकालना है, जो टर्म 30 नंबर का, वो ए क्या लिखेंगे हमारा, जो फर्स्ट टर्म है वो 10 प्लस एन माइनस 1, एन कितना हमारा 30 है माइनस 1 लिखेंगे, और डी कितना है हमारा, डी का वैल्यू क्या आता है, कैसे निकालते हैं, अगला अगला माइनस क्या, पिछला करके। देखिए ये तो हमारा 10 है, जो ये 10 है हमारा फर्स्ट टर्म है, और 7 क्या है हमारा नेक्स्ट टर्म, तो अगला माइनस पिछला मतलब क्या, 7 माइनस
10 करेंगे तो क्या आएगा हमारा -3। तो डी का वैल्यू क्या आ गया हमारा -3 आ गया। ठीक है, 10 लिखेंगे प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 29 आएगा -3 10, यहाँ यहाँ प्लस लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -87, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -77 आएगा। तो कौन सा हो गया हमारा बी। अब देखिए हमारा T10 निकालना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से करके कमेंट में आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए बताना है कौन सा अपरिमेय है। देखिए √49 है, इसका वैल्यू कितना होगा हमारा 7। 36 है 6। 27 का क्या होता है बताइए, कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, 27 को ब्रेक कर पाएंगे बताइए। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 निकालने के बाद 3 × 3। तो ये तो हमारा परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा अपरिमेय, ये यही आंसर होगा। ठीक है, और ये 16 4 होगा। तो ये क्या हो गया हमारा जो √27 हो वो क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2⁻³ × 3 दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 3, सी का वैल्यू दिया हुआ है 3n × 5, और ए बी और सी का एलसीएम दिया हुआ है हमारा 2⁻³ 3 का स्क्वायर × 5। देखिए जो हमारा एलसीएम में जो दिया हुआ है 2 पर दिया हुआ है ना। अब देखिए 2 इसमें खोजिए, 2 है जो हमारा क्या है यहाँ है, और यहाँ इसमें हाईएस्ट पावर क्या 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ तो हमारा सही है। ठीक है ना, यहाँ हमारा क्या सही है। अब देखिए जो हमारा एलसीएम होता है ना, किसी भी नंबर का जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको लेकर के मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3⁻2 हो जाए। अब देखिए यहाँ पर तो कुछ 1 देगा, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हमको तो कोई भी एक टर्म में चाहिए 2, तो एन का वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3n का जो वैल्यू लेना पड़ेगा 3⁻2 लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू यहाँ यह 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो पासे को एक साथ फेंकने पर इन पर ऊपर आने वाली संख्याओं का योग बोला है 10। देखिए अब पासा में क्या होता है 1 से लेकर 6 तक होता है ना। अब हमको 10 बनाना है, 10 बनाना है। तो देखिए दो पासा है, ठीक है, इसमें भी 1 पर 6 आएगा, दोनों पर तो 1 से 6 तक ही आएगा ना। तो देखिए बड़ा सा स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर 6 लेंगे तो यहाँ पर 5 नहीं ले पा सकते हैं, 6 नहीं ले पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देखिए अगर 6 लीजिएगा तो 6 6 12 हो जाएगा ना, इसका योग बोला है 10, तो 6 लीजिए 4 लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 6 हो गया, 5 लेंगे तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा हमको 5 लेना पड़ेगा। और बताइए क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर 6 हो सकता है, और क्या, अब तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 बटा क्या हो जाएगा हमारा 36। फिर भाई क्या 6, अगर देखिए दो पासा है ना, और ये 1 से लेके 6 तक का इसका आउटकम पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा 6, और 2 पासा है तो इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इसको काटेंगे तो क्या लिखेंगे 1/12, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/12, सी आंसर। देखिए अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, एंगल रेशियो होता है उसका मेथड है, जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत यूज आएगा। दिया हुआ है एक मीनार 50 मीटर दूरी पर स्थित है, बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण दिया हुआ 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई बोला है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। इसका सॉल्यूशन देखिए, जैसे कि यहाँ पर उन्नयन कोण बना बोला है, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बन गया 50 मीटर दूरी पर, ये बोला है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ये वाला बोला है, तो देखिए 60 के सामने रहेगा √3, और ये जो हमारा 30 बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 90 रहता है, और 30 के सामने क्या हो जाएगा 1, तो देखिए 1 का वैल्यू कितना है 50, जैसे 1 का वैल्यू 50 है तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 50√3। ये कौन सा हमारा ए, आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, इसमें जो हमारा शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करते हैं, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ना। ये 90 डिग्री रहता है हमारा, अगर देखिए ये 60 है तो दूसरा क्या होगा 30 होगा, 30 के सामने क्या 1 लेंगे रेशियो, 60 के सामने क्या लेंगे √3 लेंगे,
और यहाँ 90, 90 के सामने 2 लेंगे तो एंगल का रेशियो क्या होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2, ये लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री लेंगे तो दूसरा क्या होगा ऑटोमेटिक 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री के सामने 1, इसके भी सामने क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा √2। एक कैसे निकलते हैं यहाँ पर हाइपोटेनस थ्योरम यूज करके हम क्या निकालते हैं इसका हाइपोटेनस। तो 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का बीच का रेशियो हो जाएगा एंगल का 1, 1 और √2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई किए हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था ना, ये जैसे कि फिगर बना दिए, ये मान के चलते मीनार है, इस पॉइंट से बोला है यहाँ 60 डिग्री बताया है। ठीक है, अब देखिए 60 डिग्री बताया है तो क्या बोला है मीनार की वजह, ये वाला हाइट, ये तो 60 के सामने क्या था रेशियो देखे तो √3 है, और ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा हमारा 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था 1 का वैल्यू 50 दिया हुआ था, तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 √3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना आगे। और ये वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता, 1 का 50 तो 2 का कितना 100। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेलन का बात करते हैं, अगर सिलेंडर का बात करते हैं, इसका आयतन क्या होता है वॉल्यूम πr² लिखते हैं। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया का बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो क्या लिखते हैं 2πrh लिखते हैं। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया का बात करते हैं तो क्या लिखते हैं 2πr इंटू वार प्लस क्या h लिखते हैं ना। इसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और इसका आयतन दिया हुआ है। अब इसका क्या बोला है रेशियो, इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात बोला है। तो देखिए लिखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh होता है ना, और वॉल्यूम क्या होता है πr² होता है। ठीक है, तो देखिए इसका रेशियो अगर लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ 2πrh का कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ 264 और 924, ऐसे ही कीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो h से h कैंसिल आउट होगा है ना, और एक r से सिंगल r से ये वाला r कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे 2 सिर्फ बचा हुआ है ना, तो 2/r = 264 बाई क्या 924, 2 से काटिए तो 1 और क्या 32 दूना 64, इसको काटिए तो कितना टाइम्स में तो 7, तो रेडियस का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 7। तब निकाल दीजिए रेडियस तो आ गया 7, तो व्यास बोला था है ना, तो व्यास तो 14 होगा, रेडियस 14 हो जाएगा। अब ऊंचाई निकालना है तो 2πrh का वैल्यू दिया हुआ था हमारा 264, तो 2 लिखेंगे 22 गुने 7 लिखेंगे, रेडियस कितना 7 आया है, और हाइट निकालना है तो ये हाइट गुना कर देंगे, बराबर क्या लिखेंगे इसके बराबर 264। देखिए 22 से कैंसिल आउट कीजिए कितना टाइम्स में 12, 7 से 7 कैंसिल आउट और 2 से 12 कितना टाइम्स में 6 टाइम्स में, तो h बराबर कितना 6 आएगा। तो देखिए डायमीटर और हाइट का रेशियो पूछा था, डायमीटर कितना 14 आया था, हाइट कितना आया था 6, तो इसको कैंसिल आउट कीजिए 7 और यहाँ 3, तो 7 रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। कौन सा समानांतर श्रेणी में एपी में कौन सा निकालना है, तो पहचान लीजिए कि अगला माइनस पिछला करना है, तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए। अब इसका बोला है देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो कॉमन डिफरेंस क्या बताए थे डी बराबर कॉमन डिफरेंस क्या लिखा लेते, कैसे निकालने बताया था अगला माइनस पिछला, ये याद रखिए अगला माइनस पिछला, ऐसे याद रखिए। अगला माइनस पिछला मतलब कि √50 माइनस क्या √18 निकालना है, इसको क्या लिख सकते हैं 5√2 है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ये 3√2, इसको हटाएंगे कितना आएगा 2√2 आएगा, आंसर बी।
देखिए किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ है -3 एवं -11। द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद का क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा, ये होता है ना। एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ -3, बीटा का वैल्यू -11 इंटू एक्स, प्लस में क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो -3 इंटू क्या -11, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा -14 इंटू एक्स प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 33, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस क्या 33, ये आ जाएगा हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा। तो क्या हो जाएगा ए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर कोई भी टर्म दिया हो, ये इक्वेशन दिया हो रहेगा, अगर पूछेगा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा -b/a होगा, ए बाई बी होगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुपद का घात पूछा है, इक्वेशन लिख लीजिए। तो 3x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस क्या 4, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ क्यूब हो जाएगा प्लस 7x प्लस क्या 4। अब बताइएगा ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ इसमें वेरिएबल टर्म क्या है हमारा? वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट वैल्यू बताना है, वही होता है जो क्या हमारा बहुपद का घात। वेरिएबल टर्म x है, x का हाईएस्ट वैल्यू क्या है पावर में 3, तो इसका घात कितना हो जाएगा 3। देखिए साइन 90 tan 60 और cos 30 का वैल्यू बताइए। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3 इंटू 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 बनेगा ना, और बाई क्या 2, तो 3/2 आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है tan बाई क्या साइन थीटा -1, ये tan बाई सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बाई क्या सेक थीटा +1। यहाँ एलसीएम लीजिए पहले, तो क्या लिखेगा सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, क्या होगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा, यहाँ पर बनेगा और ये यहाँ पर, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा +1, प्लस में लिखेंगे tan थीटा इंटू सेक थीटा -1 लिखेंगे, है ना। बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब देखिए सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, अब देखिए a माइनस बी आ रहा है, यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मेट बन रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसके बराबर क्या होता है बताइए, जानते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 को इधर ले आइए tan थीटा को इधर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। देखिए ये तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ना कैंसिल आउट, और यहाँ क्या बचेगा 2 tan थीटा इंटू क्या सेक थीटा और बाई क्या tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा से एक tan थीटा जाएगा तो क्या बचेगा सेक थीटा, और बाई क्या tan थीटा, और tan थीटा को ऊपर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा cot थीटा, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 सेक थीटा इंटू क्या cot थीटा, 2 सेक थीटा इंटू, अगर यहाँ पर करते हैं तो हमारा ये भी ले सकते हैं ना कि 2 इंटू सेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बाई क्या cos थीटा, और cot थीटा क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाई क्या sin थीटा, cos थीटा कैंसिल, तो 2 बाई क्या बनेगा sin थीटा, और ऊपर sin थीटा भेजेंगे तो 2 cosec थीटा बनेगा, तो आंसर क्या हमारा सी।
देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए जिसमें सी है जो 90 डिग्री, मतलब क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ये हो गया हमारा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बन गया। लेकिन बोला है एक है जो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर बोला है और सी 90 डिग्री है, तो देखिए ये 90 डिग्री ले लिया सी, और यहाँ पर क्या ए हो गया और ये बी हो गया। अब बोला है दो भुजा क्या है, समान है। ए सी दिया हुआ हमारा 6, ए बी का वैल्यू निकालना है हमको। अब दो भुजा समान है, मान लेते कि ये और ये बराबर है, तो देखिए तो ये दोनों कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा बराबर होगा, तो 90 को 45 में डिवाइड करेंगे, तो देखिए 45 के सामने 1, इसके सामने भी 1, और 90 के सामने कितना होता है हमारा √2 होता है। 1 के सामने क्या हमारा 6 है, तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा, 6√2 बी आंसर। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, बट यहाँ पर जो एंगल हमारा सी है वो 90 डिग्री है, और ये क्या हमारा ए है और ये हमारा क्या बी है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों हमारा क्या होता है, कोण बराबर होता है ना। दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, तो अगर ये 90 है तो ये दोनों को 90 में डिवाइड करना है, दोनों को हाफ हाफ में, तो 45 डिग्री और 45 डिग्री। और अभी बताए थे कि 45 डिग्री का रेशियो होता है जो 1 होता है, 45 डिग्री 1, और 90 डिग्री क्या होता है √2 होता है। 1 का वैल्यू दिया हुआ था हमारा क्या 6, तो √2 का वैल्यू कितना हो जाता है 6√2। ठीक है, देखिए दिया हुआ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा। देखिए गोला तो क्या कीजिएगा, गोले के आयतन को पिघला के क्या किया गया है, शंकु बना लिया गया है, तो क्या दोनों का आयतन बराबर होगा ना। जैसे कि पिघलाने के बाद तो ख़त्म नहीं ना होगा, कुछ हट तो नहीं गया। जैसे कि कोई गोला उसको पिघला देंगे और उसको सेम कोई पोर्शन में क्या किया बदल दिए, तो उससे उसका आयतन पर डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका क्या शेप पर डिफरेंस पड़ेगा। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 r³ होता है, और सर के ये जो हमारा शंकु है उसका क्या होता है आयतन 1/3 πr² होता है। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, पाइप से पाई कैंसिल आउट होगा, 4 लिखेंगे। रेडियस कितना हमारा दिया हुआ है गोले का 8 दिया हुआ है, तो 8 × 8 × 8 लिखेंगे। अब देखिए r², यहाँ तो हमको शंकु के त्रिज्या ही निकालना है, और यहाँ पर बट हाइट दिया हुआ 32, तो देखिए 8 × 32 कैंसिल आउट। यहाँ देखिए 8 × 8 = 64, तो r बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बोला था त्रिज्या निकल गया। देखिए एक थैले में 7 लाल है, रेड कितना है 7, हरा है 8, वाइट है 5 गेंद है, तो बोला एक गेंद निकाला जाता है, उसमें ना लाल है, लाल भी नहीं है निकालने पर, अब वाइट भी नहीं है, मतलब कौन सा है ग्रीन है, तो ग्रीन का वैल्यू कितना है 8, और टोटल कितना 8 7 15 5 कितना 20, तो कितना लिखेंगे 2 चक 5 चक 2/5 आंसर। समझ में आया। देखिए अब इसका आंसर क्या लगाइएगा 13, कैसे देखिए 5 12 और क्या ट्रिपलेट बनता है 5 12 13 बनता है ना। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसे निकालिएगा आंसर। क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये वृत्त बन गया हमारा, सेंटर लिए, और P
क्यू केंद्र ओ से गुजरने वाली रेखा है क्यू पर इस प्रकार है कि ओ क्यू बराबर 12। देखिए ओ हो गया हमारा, ये स्पर्श रेखा ऐसे बनाया, ये ले लिए, तो ओ क्यू हमारा यहाँ पर क्या बनाया, 90 डिग्री बनाया, ठीक है। और ये ओ क्यू लंबाई कितना दिया हुआ 12, ये 5, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा 13। हाइपोटेनस थ्योरम याद है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ से निकल पाया, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10th पास T10 का पूछा है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 × d होता है। T10 बोला है, तो a कितना हमारा 2 है प्लस 10 - 1 इंटू क्या, d का वैल्यू कितना हमारा आएगा 5 आएगा, 2 प्लस जैसे क्या आएगा 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। देखिए 12 में से भी 7 घटाएंगे 5 आएगा, तो d तो आ गया 5। 10 में से 1 गया 9, 9 × 5 = 45, 45 2 कितना 47 आंसर सी। देखिए हमारा ए बी सी है, जो ए बी सी, तो जो हमारा डी ई है जो वो बी सी का क्या है हमारा पैरेलल है। अब देखिए ए डी और डी बी का दिया हुआ रेशियो 5:3, तो बोला है क्या ए और ए सी का रेशियो। देखिए क्या होता है, ये हमारा क्या है थेल्स थ्योरम का फॉर्मूला है। तो थेल्स थ्योरम में होता क्या है, थेल्स थ्योरम में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल है ए बी, कोई भी एक साइड का पैरेलल लाइन बना दिया गया है डी ए और ई, तो क्या होता है रेशियो, ए से डी का रेशियो, ए से डी का रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है डी से बी का रेशियो इज इक्वल टू ए से ई का रेशियो और ई से सी का रेशियो, ए ई और क्या ई और सी, ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तो क्या बनेगा, नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगा, ए से डी का रेशियो, ए का डी से रेशियो लीजिएगा और फिर पूरा लीजिए ए से बी का रेशियो इज इक्वल टू, यहाँ क्या लीजिएगा ए से ई और फिर क्या ए से सी, ए से ई का रेशियो और ए से सी का रेशियो, ये क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ए से डी, यहाँ पर भी क्या बनेगा ए से डी और ए से बी लेंगे, तो इधर क्या बनाएंगे ए से ई और ए से सी। ए से डी कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, और ए से बी चाहिए, तो ए से बी कितना है हमारा 8 है, ए से ई कितना, ए से ई और ए से सी का तो रेशियो ही पूछा था, तो ए से सी और ए से ई का रेशियो, सॉरी ए से ई और ए से सी का रेशियो क्या हो जाएगा 5:8, सी हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर सेम फॉर्मूला है ना, यहाँ पर भी लगाइए ए से डी बाई क्या डी से बी इज इक्वल टू क्या ए से ई इज इक्वल टू क्या ई से सी, ये होगा। ए से डी कितना हमारा तो एक्स दिया हुआ है 16, ए से ई 34, ये 17, 17 से 34, एक्स बराबर 32, बी। देखिए दो समरूप त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी हो गया, डी ई एफ हो गया, ए बी सी हो गया और डी ई और एफ हो गया ना। तो यहाँ पर से क्या 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 कंडीशन बनेगा, एक तो क्या साइड आपस में बराबर होगा रेशियो इसका, तो ए से बी और यहाँ क्या डी से ई लेंगे, अगर इसमें लेंगे बी से सी तो इसमें क्या लेंगे ई से एफ, बराबर क्या होगा ए से सी, ए से सी डी से एफ, ठीक है। तो क्या रेशियो बताएंगे, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा उसका साइड का स्क्वायर का रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकाला है, तो यहाँ पर क्या इसमें स्क्वायर ले सकते हैं, इसमें स्क्वायर लेंगे तब बन जाएगा उसका रेशियो, इसमें स्क्वायर लेंगे तो रेशियो बनेगा और इसमें लेंगे तब बनेगा। देखिए ए से बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पर बनना चाहिए, तो देखिए ये तो होगा नहीं, ए बी स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये दोनों बन रहा है। देखिए अब ए बी के साथ क्या है हमारा डी ई है, तो डी ई का स्क्वायर लेंगे ना,
ई एफ का तो लेगा नहीं, ठीक है। ई एफ किसके साथ बना रहा है, बी सी के साथ बना रहा है। देखिए समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में एक भुजा 10 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जितना भुजा सब क्या होता है एक दूसरे, ये मतलब कि जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है उसमें सबका सब भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जैसे एक भुजा दिया हुआ ये 10, तो सब तो 10 ही होगा ना, ये भी 10 है ये भी 10। और दूसरा तरह त्रिभुज दिया हुआ समबाहु जो डी ई एफ है, उसमें एक भुजा कितना दिया हुआ हमारा 5 दिया हुआ है, तो ये सब का सब क्या होगा, क्या होगा, साइड 5 ही रहेगा ना। जैसे कि समबाहु त्रिभुज है, अगर ये एक साइड 5 दिया होता है, तीनों का तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इसमें भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए अगर ये ए बी सी दिया हुआ है, तो क्या बताए थे कि ए बी होगा जो डी ई के बराबर होगा। अभी बताए थे ना कि अगर जो सामने सामने वाला क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या होगा 10/5। अगर इसका बोला है क्षेत्रफल का ये अनुपात, इसका बोला है ना दोनों सर्कल के, ये दोनों जो हमारा त्रिभुज दिया हुआ है उसके क्या क्षेत्रफल का अनुपात, तो उसका साइड के अनुपात का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना बनेगा 100, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या बनेगा 4:1। ठीक है, कहाँ है 4:1, डी नंबर। देखिए क्या बोला है, किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी बोला है, किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी है। देखिए जैसे कि कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, ये कोऑर्डिनेट बनता है, ये होता है हमारा वाई, वाई डैश, ये वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं जो खड़ा रहता है, और जो एक्स और एक्स डैश जो हमारा वर्टिकल रहता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस। अब क्या बोला है कि वाई एक्सिस से दूरी, मतलब ये या तो इधर जाएगा या फिर क्या इधर जाएगा। अब यह इधर जाएगा तो इधर भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, और अगर इधर चलेगा इसका लेफ्ट साइड में तो ये भी तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा, तो क्या बोलेंगे उसको, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अगर वही बोलता है एक्स एक्सिस से दूरी, तो ये या तो इधर चलता है या फिर क्या इधर चलता है, तो अगर इधर चलता तो क्या बोल रहे थे, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई, वाई डैश एक्स, एक्स डैश। देखिए जो हमारा डैश वाला रहेगा वो निगेटिव में रहेगा, मतलब कि ये जो हमारा वैल्यू रहेगा इधर निगेटिव में रहेगा, और ये क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव में रहेगा। तो ये भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव में, ये रहेगा हमारा क्या निगेटिव में। तो देखिए जो फर्स्ट में वो कोऑर्डिनेट बनेगा प्लस, और प्लस का बनाएगा ये एक्स और वाई बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्स लीजिए तो क्या बनेगा, क्या बनाएगा माइनस, और यहाँ पर अगर वाई लेंगे तो क्या बनेगा प्लस, ठीक है। जैसे कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनता है ना, तो एक्स क्या है माइनस में और वाई क्या है प्लस में, इसमें चलते हैं तो एक्स वाई बनाएगा, तो एक्स क्या है माइनस में और वाई क्या है माइनस में। इसमें चलते हैं तो एक्स क्या है हमारा प्लस में और वाई क्या है माइनस में, ठीक है। माइनस और प्लस बोला, देखिए माइनस कहाँ है प्लस कहाँ है, माइनस प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पर भी सेम माइनस और प्लस मतलब क्या, सेकंड कोऑर्डिनेट, एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट। एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है, ठीक है। ये याद करने वाली है। देखिए इसमें भी कोऑर्डिनेट बनाना है, दोनों का दोनों एक्स वाई पॉजिटिव, मतलब क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। देखिए अब आगे ट्रिगोनोमेट्री। देखिए क्या दिया हुआ कि √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या होगा डिवाइड में होगा, तो cos थीटा बराबर 1/√2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1/√2 कॉस में किस एंगल का वैल्यू होता है बताइएगा। जैसे कि कॉस होगा, कॉस 0 डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा, और क्या 90 डिग्री बनाएगा, सॉरी यहाँ पे 45 डिग्री। तो 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 30 लेंगे तो क्या √3/2 बनाएगा, 45 लेंगे तो 1/√2, और 60 लेंगे तो क्या 1/2, और 90 तो 1, ये 90 0। तो देखिए 1/√2 कहाँ 45 डिग्री, और देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री आपस में बराबर होता है, ठीक है।
कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस 45 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर से क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब देखिए जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा। देखिए दो इक्वेशन बनाए बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है ये, एक आइडेंटिटी बताए थे। और दूसरा क्या बताए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना। और इसमें क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, लिखेंगे ना। देखिए 1 ऊपर में देखिएगा नुमरेटर में, अंश में, तो क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा ऊपर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या बनाता है, कॉट स्क्वायर थीटा। आ गया आंसर सी। अब देखिए साइन थीटा में देखिएगा, ये 44 क्वेश्चन नंबर, देखिए दिया हुआ साइन थीटा बराबर 4 बाई, ये 3/5 दिया हुआ। और निकालना क्या है, 5 बाई ये क्या निकालना है हमको, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। अच्छा साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा का क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना। देखिए हाइपोटेनस यहाँ पर 5 है, इसमें तो हाइपोटेनस 5 होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर वो 5 आना चाहिए। डिनोमिनेटर है 5, नहीं है डिनोमिनेटर 5 नहीं है, इसमें है, हाँ है, इसमें है। लेकिन अगर इसमें देखते हैं तो 3/5, तो ये किसका वैल्यू है, हमारा साइन थीटा, तो ये होगा, नहीं होगा, तो होगा क्या, ए होगा। ठीक है, समझ में आया, ऐसे ही करना है आप लोगों को क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखिए 9 कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, 9 आंसर। देखिए ये एक पॉइंट दिया हुआ है और दूरी पूछा है मूल बिंदु से, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला बताए हैं, है ना, डिस्टेंस फार्मूला बताए है ना। अब मूल बिंदु बोला है, मतलब क्या 0,0 से क्या -6 और 8, तो डी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एक से 2 माइनस क्या, x1 माइनस क्या x2, तो 0 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस क्या 8 का स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे, 6 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 36, 8 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 64। जैसे -8 हो ना, -8 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 64, ये आएगा 100, निकल के आएगा 10, आंसर क्या हो जाएगा डी। अब देखिए मिलने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है, मिड पॉइंट पूछा है, मिड पॉइंट, तो क्या होता है मिड पर पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई क्या 2 और y1 प्लस y2 बाई क्या 2, ये होता है क्या हमारा मिड पॉइंट। देखिए x1 x2 लीजिए आप, दोनों को जोड़िए, तो -4 प्लस क्या 8 बाई क्या 2। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है जो, उसमें बोला है कि रेखाखंड के मध्य बिंदु पूछा है, मध्य बिंदु पूछा है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या बताया था कि मिड पॉइंट का क्या था, x2 प्लस x1 बाई क्या 2 इंटू ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया, और दूसरा क्या y2 प्लस y1 बाई 2, x2 लीजिए 8 माइनस क्या 4 बाई क्या 2, y2 लीजिए 6 प्लस 2 बाई क्या 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 4, आंसर हो जाएगा सी। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ 4:1, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 2:1 होगा, होगा ना। जैसे कि रेशियो दिया हुआ 5 बड़ा आर लेते हैं, बड़ा आर का स्क्वायर, और रेशियो दिया हुआ 5 छोटा आर का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, इसका रेशियो कितना दिया हुआ 4:1। तो देखिए आर
बाई का छोटा आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका रेशियो दिया हुआ 4/1, तो आर बाई क्या छोटा आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, √4/1, तो निकालेंगे तो 4/1 आएगा, ये 2/1 आएगा। ये हमारा आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन। हर सेट में 50 क्वेश्चन लेंगे, इस प्रकार एग्जाम तक 20 सेट करवाने वाले हैं। और अगर आप लोग को सेट का सॉल्यूशन, क्वेश्चन और सॉल्यूशन अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग को एग्ज़ाम तक बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा इस चैनल से, ठीक है। और अपने भाई बहन के पास भी शेयर कीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए क्या बताए थे, ये ओ पी एम पूछा है ना, ओ पी एम ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे कीजिएगा, देखिए जैसे कि ये हमारा कोई भी सेंटर से, ठीक है, सेंटर से जो स्पर्श रेखा के बीच बनता है एंगल वो 90 डिग्री बनता है। अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री, ये दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, ये 60 डिग्री, तो ये क्या हमारा 30 डिग्री हुआ। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग हमारे चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप लोग इसका जो हमारा पीडीएफ, जो हमारा क्लास होगा डेली रेगुलर, ठीक है, जो रेगुलर जो सेट्स का होगा, ठीक है, उसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।